हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबी कर आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समाजशास्त्र के एक वायरल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, पूरा अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, इस प्रकार से पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसके साथ आंसर भी लिख के लेकर आया हूँ, तो आपको आंसर भी यहाँ पे मिल जाएगा और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बहुविकल्पी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है कि किस विषय में पूर्व धारणाओं को भूलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ विषय दिए गए हैं, ये विषय पूछ रहा है तो कुछ विषय दिए गए हैं। आप महसूस करें कि आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। तो इसमें समाजशास्त्र आप पढ़ रहे हैं, इसमें राइट आंसर आपका समाजशास्त्र हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों यहाँ पे, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के प्रकाशन कब हुए थे। तो इसका प्रकाशन हुआ था यहाँ पे राइट आंसर 1798 हो जाएगा। माल्थस के द्वारा लिखी गई ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि किस वेद में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताया गया है। तो किस वेद में चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है ब्रह्मा से बताया गया है। तो सबसे प्राचीन वेद आपको पता होगा ऋग्वेद, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा है कि किस समाजशास्त्री का मानना है, ऐसे कौन से समाजशास्त्री हैं जिनका ये मानना है कि लोग जो सामान खरीदने एवं भोग करते हैं वे समाज में उनकी परिस्थिति एवं गहनता से जुड़ता है। तो ये राइट आंसर इसमें जो है चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वेबर ने जो है इसमें कहा है। ठीक है, राइट आंसर इसमें मैक्स वेबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, दिनतांती किस भाषा का समाचार पत्र है। तो दिनतांती जो समाचार पत्र है ये नाम से थोड़ा अस्पष्ट है, तो यहाँ पे तमिल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में राजा राम मोहन राय ने किस अभियान का नेतृत्व किया था। तो इसमें सती विरोध का जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर सातवां आपके सामने है। 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अशिक्षा, कृषि, कम जनसंख्या के नगर में देखने को मिलती है। तो जवाब होगा नहीं, ये भैया नगर में देखने को नहीं मिलती है। हमें उद्योग एवं व्यापार ज्यादातर नगरों में देखने को मिलता है। राइट आंसर इसमें उद्योग व व्यापार हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने है, युवा गृह नामक संस्थान निम्न से किस जनजातियों में पाई जाती है। युवा गृह नामक संस्थान ये जनजातियों में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका जनजाति हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे, एक जो जन एक अनुवांशिक वर्ग होता है तो हम उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स कूले का, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां आपके सामने दोस्तों आ चुका है। इसके बाद अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन शुरुआत करेंगे। भारत में आर्थिक रूपांतर कब से प्रारंभ हुआ था। तो आर्थिक रूपांतर का मतलब यह है कि आर्थिक बदलाव कब हुआ, कब जो है आर्थिक प्रगति हुई। तो उपनिवेशवाद के साथ में, उपनिवेशवाद का मतलब ये कि जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था तो उस टाइम पे जो है ये यहाँ पे आर्थिक रूपांतर की शुरुआत हुई थी। तो राइट आंसर इसमें उपनिवेशवाद के साथ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आइए इसका उत्तर देखते हैं, एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अस्पृश्यता के 3 मुख्य आयाम कौन से हैं। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत और आयाम का मतलब होता है ऐसे कौन से कारण हैं या स्रोत हैं जिनसे अस्पृश्यता हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। ठीक है, 3 पॉइंट में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, पहला सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख सकते हैं। जैसे सामाजिक में क्या लिखेंगे, सामाजिक में लिखेंगे, सामाजिक में अस्पृश्यता के कारण समाज में भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप महसूस करके छुआछूत कहाँ दिखाई देता है, समाज में ही तो दिखाई देता है। इसका मतलब ये कि छुआछूत के कारण समाज में भेदभाव और भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं लोग। ठीक है, एक उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोग साथ में शोषण करते हैं, इस प्रकार से भेदभाव होता है। ठीक है, बात करते हैं आर्थिक। तो आर्थिक में क्या होता है, अस्पृश्यता के कारण कुछ वर्गों को आर्थिक संसाधनों से वंचित कर दिया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो
अस्पृश्यता है। अब तो छुआछूत थोड़ा सा कम हो गया है। संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत जो है अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगर कोई ऐसा व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्यवाही भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक संसाधन से वंचित कर दिया जाता था। इस प्रकार से आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। आर्थिक संसाधन का मतलब होता है कि समाज में जो भी संसाधन है, उस समाज में जितने लोग हैं, जिस वर्ग के लोग हैं, जिस जाति के लोग, जिस धर्म के लोग हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो ये यहाँ पे मान लो स्केज है, तो अगर ये मान लो संसाधन एक है, समाज में है, तो संसाधन समाज में पूरा पूरा सबको हक मिलना चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए आपके क्लास में उसमें सभी जाति के सभी धर्म के लोग बच्चे पढ़ते हैं। आप जिस क्लास में हैं तो उसमें मान लो किसी एक जाति को अगर विशेष रूप से कोई पुस्तक बांटी जाए, कोई कॉपी बांटी जाए किसी एक जाति को, तो वहां पे क्या समानता है या असमानता है? आपका जवाब होगा असमानता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे हमें समानता दिखानी है, तभी तो छुआछूत खत्म होगा। जब सब लोग समान होंगे, जो संसाधन है अगर सबको बराबर मिलेगा तो कोई छुआछूत नहीं होगा, कोई असमानता नहीं होगी। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्थिक संसाधन है ना, उनसे वंचित कर दिया जाता था इन अस्पृश्यता यानी छुआछूत के लोगों को। ठीक है, यही कारण इसमें आ जाएगा। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे राजनीति में क्या है, देखिए अस्पृश्यता के कारण दलित राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। यानी जो दलित राजनीतिक वर्ग है उनको जो अधिकार मिलना चाहिए वो अधिकार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो और पीछे चले जाते हैं। जो एक उच्च पोस्ट चाहिए वो उच्च पोस्ट नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वो अपने समाज में एक पिछड़ेपन का जो है कारण झेलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप 3 पॉइंट है, इसमें आराम से अपने समझ के साथ इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है, सांस्कृतिक परिवर्तन के 3 विशेषताएं बताइए। आपको बता दें आंसर लिखने का तरीका थोड़ा सा, यहाँ पे जैसे मैंने हेडिंग बनाया है, अंडरलाइन किया है, तो आप अपने कॉपी में लिखेंगे जब तो हेडिंग बना लेंगे। ठीक है, हेडिंग बना के फिर उसके बाद जो है उसके अंडरलाइन करेंगे, फिर इसके बाद पॉइंट वाइज यहाँ पे आप नंबर लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके पॉइंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे धार्मिक बदलाव। सांस्कृतिक परिवर्तन के 3 विशेषताएं बताना है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव कहाँ पे हो रहा है? संस्कृति में हो रहा है। तो क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट धार्मिक बदलाव। इसमें कैसे बदलाव होता है? संस्कृति में नए धार्मिक विचारों और परंपराओं का प्रवेश होता है। भाई सिंपल सी बात यह है कि हमारी जो संस्कृति है जिसमें कोई परिवर्तन होता है, कोई बदलाव होता है, तो नए विचार आते हैं। ठीक है, जैसे से आगे आप पढ़ते चले जाओगे तो आपके मन में और नए नए विचार आएंगे, कुछ नया सीखेंगे तो आपके मन में कुछ नया विचार आएगा, कुछ नई बुद्धि विकसित होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब संस्कृति में कुछ नए धार्मिक विचार आते हैं तो उनमें बदलाव होते हैं, उनकी संस्कृति में परिवर्तन होता है। आज से 20 साल पहले समाज कैसा था, आज के डेट में समाज देख लीजिए आप। आज के डेट में युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है आप समझ सकते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट वीडियो पे, रील्स पे यहाँ पे अपने टाइम को बर्बाद करते हैं। तो समाज जो 20 साल पहले था वो आज समाज नहीं है। समाज बदल रहा है, समाज की संस्कृति बदल रही है, समाज के व्यवहार बदल रहे हैं, समाज के आचरण बदल रहे हैं, समाज की हर चीज बदल रही है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक में बदलाव में समाज में बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि समाज में नई जो है मान्यताएं और नया जो है मूल्यों का विकास हो रहा है। तो दोनों पॉइंट आप इसमें कवर कर सकते हैं कि समाज में धीरे धीरे विकास कैसे हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है, कैसे बदलाव हो रहा है। आज से 20 साल पहले समाज कैसे था, आज के में समाज कैसा है, और आने 10 सालों में समाज कैसा हो जाएगा, ये आप जो है कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तकनीकी बदलाव। आप देख लीजिए कि तकनीकी में जो आपने नाम सुना होगा AI टूल, ChatGPT का नाम आ गया है। तो जो AI टूल है, अब AI से क्या होता है कि आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों की जॉब जाने वाली है AI आने से। तो जो AI है इसके माध्यम से लोगों को जॉब छीनने वाले हैं। कहने का मतलब तकनीकी विकसित हो रहा है, तकनीकी में बदलाव हो रहे हैं दोस्तों। इस बात को समझना है, जो टेक्निक के साथ चलेगा, जो समय के साथ चलेगा, जो नई नई टेक्नोलॉजी जो विकसित हो रही है उनको सीखेगा, तो आने वाले दिनों में बेरोजगार नहीं रहेगा। हम करते क्या है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है हम उससे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, भाई AI क्या है, ChatGPT क्या है। भाई सीखो जरा, उसको सीखो, और जो सीखेगा वही प्रगति करेगा, वही विकास करेगा, वही रोजगार में रहेगा। जो नहीं सीखेगा वो बेरोजगार में चला जाएगा और फिर आने वाले दिनों में कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब कंप्यूटर आया था
तो लोगों ने कहा था कि बहुत लोग की जॉब चली जाएगी, लेकिन जब लोग कंप्यूटर सीखे तो कंप्यूटर से उनको जॉब मिला। लेकिन जो नहीं सीख पाए उनको जॉब नहीं मिला कंप्यूटर से संबंधित ना। तो कहने का मतलब ये है कि अब लोग कंप्यूटर सीखते हैं। ऐसे एआई, चैट जीपीटी जो है ये सब सीखेंगे, जो नई नई तकनीकी है ना इनको सीखेंगे, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनको लोग सीखते हैं और उससे अगर भागेंगे तो आप बेरोजगारी की श्रेणी में चले जाएंगे। ये पॉइंट आप समझ जाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे दोस्तों। बहुत समझाने वाले को मिल जाएंगे, बहुत बताने वाला को मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ना, अगर जेन्युइन तरीके से आप इसे लिख दिए तो 100% माइकल एक नंबर कोई काट नहीं सकता है, अगर आप समझ गए होंगे। तो नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, आपको समझ में आएगा, लेकिन जब समय नहीं रहेगा तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। पंचायती राज व्यवस्था क्या है? पंचायती राज के बारे में पूछा गया है। तो देखिए भैया, पंचायती राज में लिखेंगे पंचायती राज एक स्थानीय स्वशासन प्रणाली है। स्वशासन, स्व मतलब अपना शासन, अपना शासन, अपना ऐसा सिस्टम होगा, अपने ऐसे शासन होंगे। जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेज भारत में पूरा शासन कर लिए थे, यानी भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। तो भारत के लोग कह रहे थे अपना शासन होना चाहिए, यानी स्वशासन होना चाहिए। तो इसीलिए भारत के लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतनी अपने आप को जीवन की जो है आहुति दे दी। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि स्वशासन का मतलब ये है कि जो पंचायती राज है ये स्वशासन मतलब अपना शासन होगा, अपना अधिकार होगा, अपना जो है सरकार होगा। ठीक है, जिसमें ग्राम, तहसील, जिले स्तर पर जो है निर्वाचित प्रतिनिधियों को द्वारा शासन में लाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें पंचायती राज में 3 स्तर होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर बात करें तो एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत जिसे बीडीसी कहते हैं, और तीसरा होता है जिला पंचायत जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। बाद में जिला पंचायत जो सदस्य जीतते हैं तो वे जिला अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होता है। क्षेत्र पंचायत जो होते हैं जिन्हें बीडीसी कहते हैं। जब बीडीसी जीत जाते हैं तो एक एक बीडीसी मिलकर एक ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पंचायती राज चलती है। तो ये पूरा स्थानीय स्वशासन है जो स्थानीय सरकार निर्धारित करती है। ठीक है भैया, चलिए बात करते हैं आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति के नकारात्मक पक्ष बताइए। हरित क्रांति जब आई थी तो उस टाइम पे हरित क्रांति का मतलब क्या? नाम से स्पष्ट है, हरी क्रांति यानी हरी हरी चीजें, हर चीज चारों तरफ दिखाई देनी चाहिए। तो हरित क्रांति का मतलब दोस्तों ये है कि अच्छी से अच्छी किस्म के बीज इस्तेमाल करके, अच्छी से अच्छी तकनीकी इस्तेमाल करके, जो है अच्छी से अच्छी खाद, रासायनिक, इन सब का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादन करना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और विश्व के डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग कहे जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि हरित क्रांति की शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन उसमें कह रहा कि नकारात्मक पक्ष क्या है ये हमें बताना है। हर चीज की एक पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव बताने के नकारात्मक पक्ष क्या है हरित क्रांति की। ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट देखिए, पर्यावरणीय समस्या जैसे कि भूमि की उर्वरता को नुकसान हुआ। जब अधिक से अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया तो उसमें जो है जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसके कारण भूमि की निम्नीकरण होता है। ठीक है, ये पॉइंट लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए, जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करना। जल स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करने का मतलब है कि पंजाब, हरियाणा में यहाँ पे अधिक से अधिक पानी का और सिंचाई का उपयोग किया जाता है। यानी जो भूमि जल होते हैं, यानी जो आप नल से पानी निकालते हैं, भूमि का जो जल होता है, नल से जो पानी निकाला जाता है, वही वहाँ पे अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। और आपको बता दें कि 1% से भी कम पीने योग्य पानी है हमारी धरातल पर, 1% से भी कम पीने योग्य पानी है धरातल पर। तो अगर इसका अंधाधुंध उपयोग होगा तो आने वाले दिनों में और पानी की किल्लत पड़ जाएगी। जैसे राजस्थान में चले जाइए, गुजरात में जो उस वाले बेल्ट में है, जो कच्छ वाला जिला है, उस वाले में वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत होती है। गर्मी के महीने में महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है और लोग नाले के पानी, जो तालाब का पानी होता है, उसको पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं आती हैं सामने। ठीक है, तो यहाँ पे जल स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया। दूसरा पॉइंट। तीसरा देखिए, पारंपरिक कृषि पद्धतियों को ह्रास हुआ। जो कृषि पद्धति थी उसमें कहीं ना कहीं ह्रास मतलब कमी हुई और बहुत सारे ऐसे कृषि पद्धतियां थी जो प्रभावित हुई थी। तो ये 3 पॉइंट दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना लिखिए। 3 नंबर का 3 पॉइंट लिखना है, बस कुछ नहीं करना है, पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पे। छोटा पॉइंट और आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि छोटे किसानों को लाभ में अभाव मिला है। जो बड़े बड़े किसान थे उनको लाभ तो मिल गया, लेकिन जो छोटे किसान थे उनको लाभ थोड़ा सा इसका कम मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं
अगला पॉइंट, अगला प्रश्न दोस्तों, औद्योगिक समाज किसे कहते हैं? औद्योगिक समाज किसे कहते हैं ये हमें समझना है। समाज किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं, फिर औद्योगिक मैं आपको समझा दूंगा। समाज का मतलब क्या होता है? समाज का मतलब होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में शुरू से बताऊं, जीरो लेवल से बताऊं तो आप इतना समझ जाइए कि समाज से पहले हमें परिवार को समझना पड़ेगा। ठीक है, परिवार को समझना पड़ेगा। परिवार क्या होता है? तो परिवार में देखिए, जिसमें मम्मी पापा भाई बहन और जिसमें अविवाहित जो बच्चे होते हैं, यानी मम्मी पापा प्लस जो अविवाहित बच्चे होते हैं, वो पूरा का पूरा परिवार होता है, उसी को परिवार कहते हैं। ठीक है, उसमें चाचा बुआ ये सब जो है परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार नहीं होते। ध्यान से बात को समझेंगे। हाँ, इन्हें हम संयुक्त परिवार के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों परिवार का मतलब ये होता है जिसमें मम्मी पापा हों, ठीक है, मम्मी पापा हों और जो अविवाहित बच्चे हों, वो परिवार कहलाते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। अब ऐसे न जाने कितने परिवार जब मिल जाएंगे, ऐसे 2-4 परिवार मिल जाएंगे तो उन परिवारों का एक समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समूह बन जाएगा, और पूरा का पूरा वो समूह जो बनेगा परिवार का, वही समाज कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कहते हैं ना लोग, बहुत सारे से कहावत आपने सुना होगा कि समाज में हमारा नाम है, समाज में हमारा इज्जत है, समाज में कुछ हमारी वैल्यू है। इसका मतलब तो ये है कि समाज मतलब कहाँ पे भाई, कहाँ पे? उस परिवार में जो परिवारों का समूह पूरा बना हुआ है। तो समूह जो परिवार का समूह है ना, उसी को कहते हैं समाज। और उसी समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को समाज शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बताना है औद्योगिक समाज। अब यहाँ पे औद्योगिक समाज मतलब ये है कि जहाँ पे जो क्षेत्र में उद्योग होते हैं, उन उद्योगों में जो समाज निवास करती है, उद्योगों पर निर्भर रहती है, उद्योगों से उसका जीवन यापन होता है, सब कुछ उद्योगों से आधारित होता है। इसका मतलब ये है कि औद्योगिक समाज वे समाज होती है जो मुख्य रूप से उद्योग और उत्पादन पर आधारित होती है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें मशीन तकनीकी उन्नति के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाया जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो औद्योगिक समाज वे समाज होती है जो उद्योगों के आसपास निवास करती है और उद्योगों पर निर्भर करती है। जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में उसका जो है योगदान होता है, जो भी तकनीकी इस्तेमाल होती है उस तकनीक का प्रयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन करना उन सबका उद्देश्य होता है। ठीक है, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समाजशास्त्र में बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने अच्छे सेंटेंस में कन्वर्ट करके ले सकते हैं, बहुत आसान शब्दों में बयां कर सकते हैं, अच्छा नंबर दोस्तों मिलेगा आपको। बस इस समझने वाली बात है, बहुत लोग समझाने वाले को मिल जाएंगे लेकिन बहुत रटवा देंगे और जो किताबी भाषा है ना वही नोट करके आके बता देंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको अपनी भाषा में इसको लिखा हूँ ताकि आप इसे समझ पाओ और आसान शब्दों में समझ पाओ। मैंने अपने भाषा में इसे कन्वर्ट किया है और मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है दोस्तों कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, कॉपी कैसे चेक होती है, जनरल कॉपी कैसे चेक करते हैं, 100% मुझे अच्छे तरीके से पता है। इतनी फास्ट कॉपी चेकिंग होती है भैया कि आप समझ नहीं पाएंगे। समझ ले कि जो आप हेडिंग लिखे हैं मेन पॉइंट वो आपको देखा जाएगा। ठीक है, और उसी के आधार पे आपको नंबर मिलता है। तो आप समझ जाइए जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर समझ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, बताने वाले बहुत हैं, आपको भड़काने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों को समझ बहुत कम आते हैं लोग, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19वीं सदी के समाज सुधारक कौन है? 19वीं सदी के समाज सुधारक यानी समाज में जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ऐसे महान लोग आए जिनको समाज सुधारक नाम दिया गया। आइए दिखाते हैं वो कौन लोग हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजा राम मोहन राय के। आपने नाम सुना होगा, स्वामी विवेकानंद का नाम सुना होगा आपने, लाला लाजपत राय का नाम सुना होगा। ठीक है, सामाजिक कुरीतियां मतलब बुराइयां, ठीक है, अंधविश्वास, भेदभाव के खिलाफ ये सब जो है आगे आए, जिससे भेदभाव खत्म हुआ और इन सबको समाज सुधारक के नाम से जाना जाता है। ठीक है भैया, तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति एवं ब्रह्म से सिद्धांत क्या है ये हमें बताना है। तो देखिए हेडिंग बन गया है, इसके बारे में लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार 4 वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई है। 4 वर्ण कौन से उनके बारे में बात करेंगे। देखिए पहला पॉइंट इसमें, ब्रह्मा के सिर से क्षत्रिय और जो है हाथ जो है ब्रह्मा के सिर से ब्राह्मण जो निकले हैं, ब्राह्मणों का सिर और क्षत्रियों का हाथ, वैश्यों का उदर और शूद्रों का पैर उत्पन्न माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा के सिर से यानी मस्तक से माना जाता है यहाँ से कि क्षत्रिय यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है ये हाथ से यानी भुजाओं से, ठीक है, और वैश्य जो है उनके नाभि से और शूद्र जो है उनको पैरों से जो है इनका जन्म हुआ है। ये 4 वर्ण हैं,
क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, ठीक है, चार, ये चार हैं आपके, और चारों को अलग अलग इनकी उत्पत्ति का नाम दिया गया है, तो वही बात यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, आपको पता होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। जनसंचार क्या है? जनसंचार को परिभाषित करना है, तो देखिए जनसंचार क्या होता है। जनसंचार से अभिप्राय वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचना व संदेश एक से अधिक लोगों तक पहुंचाना, जैसे कि पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के माध्यम से। अगर मैं बात करूं तो आप जो वीडियो देख पा रहे हैं, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जन मतलब क्या होता है, जन मतलब लोग होता है, ठीक है, लोग होता है, और संचार का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को किसी दूसरे तक पहुंचाना संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। और जिसके माध्यम से पहुंचाते हैं, जैसे मोबाइल, टेलीविजन, अखबार, पत्रिका, ये सब क्या है कि माध्यम है। तो जनसंचार का मतलब ये है कि जब कोई एक व्यक्ति, ठीक है, कोई एक व्यक्ति अपनी बात को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है, ठीक है, लाखों लोगों तक पहुंचा देता है, तो जनसंचार कहलाता है। अब जिसके माध्यम से पहुंचाता, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि भाई टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, किताब के माध्यम से, किसी के माध्यम से जो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हीं को जनसंचार कहा जाता है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। बात करते हैं अल्पसंख्यक क्या होता है। तो अल्पसंख्यक के बारे में लिखेंगे। अल्प मतलब क्या होता है, कम होता है, थोड़ा होता है। संख्यक क्या मतलब होता है, एक आंकड़ा, यानी जो थोड़े समय, जो थोड़े में हो, जो कम में हो, उन्हीं को तो अल्पसंख्यक कहेंगे भैया, सिंपल सी बात है। तो अल्पसंख्यक से अभिप्राय वे सामाजिक व धार्मिक समूह जो किसी विशेष समुदाय की तुलना में संख्या में कम होते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर आपसे पूछता कि अल्पसंख्यक क्या है, तो आप लिखेंगे जो समाज या धार्मिक समूह समुदाय में और जो अन्य समुदाय हैं उनकी अपेक्षा कम है। ठीक है, मान लो कहीं समुदाय समाज है, तो समाज में पुरवा बटा होता है, कस्बा होता है, एक छोटा पुरवा होता है, एक बड़ा पुरवा होता है। तो जो बड़ा होता है मान लेते ए है और ये मान लेते हैं बी है, तो जो ए वाला समुदाय ये बड़ा समुदाय है, जो छोटा वाला ये अल्पसंख्यक के श्रेणी में आते हैं, यानी बी वाला किस में आ जाएगा, अल्पसंख्यक में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में भूमि सुधार क्या है। भाई कहते हैं कि अपने आप में सुधार कर लो, तो अगर अपने आप में सुधार करना है तो हम अपने आप में सुधार कर लेंगे, लेकिन यहाँ भूमि में सुधार करना है। तो आइए देखते हैं कैसे भूमि में सुधार करना है, आइए देखते हैं। भूमि सुधार का उद्देश्य भूमि को मालिकाना हक जो होता है उसको बेहतर करना, गरीबी, जो गरीब किसान है उनको भूमि देना, और जमींदारी प्रथा का समाप्त करना, और कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ये सब जो है कहलाता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें भूमिहीनता, जमींदारी उन्मूलन और छोटे किसान को समर्थन देना शामिल होता है। अगर मैं आपको दो लाइन में आसान शब्दों में समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए कि भूमि सुधार का मतलब ये है कि पहले, अब तो जमींदारी प्रथा नहीं होती है, जमींदारी प्रथा का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने एक जमींदार नियुक्त किया था। अंग्रेज जब भारत में थे तो अंग्रेजों ने एक जमींदार नियुक्त किया था। ठीक है, ये जमींदार भारत के किसान जो होते थे, किसानों से लगान लेते थे। लगान का मतलब टैक्स होता है। ठीक है, लगान लेते थे, तो जो लगान लेते थे किसानों से ज्यादा लगान लेते थे। मान लो कि अगर वो 10 क्विंटल ले लिए, ठीक है, 10 क्विंटल ले, 10 क्विंटल 10 किलो, मतलब 10 किलो ले लिए, ठीक है, तो 10 किलो में से अंग्रेजों को जमींदार 5 किलो देते थे, 4 किलो देते थे, ठीक है, और आधा अपने पास रखते थे। इस प्रकार से जमींदारी प्रथा चलती थी। तो जमींदार भी कमा के लाल हो जाते थे, अंग्रेज भी कमा के लाल हो जाते थे। अंग्रेजों को फ्री मिल रहा है और जमींदारों को फ्री मिल रहा था। तो यहाँ पे तड़पता कौन था, किसान तड़पता था, बेचारा परेशान होता था वो। ठीक है, इस प्रकार से जमींदारी जो प्रथा थी वो समाप्त हो गई। भूमिहीनता का मतलब ये कि जिनके पास भूमि नहीं है उनको किसानों को भूमि देना, ये पॉइंट इसमें शामिल है। तो ये सब भूमि सुधार है जो कहीं न कहीं इसमें शामिल है कि जो भूमि प्रथा है उसको समाप्त किया जाए। भूमि प्रथा का मतलब जमींदारी प्रथा जो है इसको समाप्त किया जाए, और अन्य जो चीजें हैं, जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको समाप्त किया जाए ताकि भूमि को सुधार किया जा सके। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी आप यहाँ पे देख पाएंगे, इस प्रकार से आंसर मैंने लिखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न के। आसान शब्दों में इसको भी समझाएंगे दोस्तों, बस आप थोड़ा सा अगर वक्त बिता लेते हैं तो यहाँ से फायदा आपको जरूर मिलेगा। लिखने की तरीका और कैसे आंसर को प्रेजेंट करना सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, और याद करने के भी आप पिछले देख ही सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, औद्योगिकीकरण के जनांकीय एवं पारिस्थितिकी संरचना पर जो है प्रभाव डाली। क्या प्रभाव है इसको समझना है। तो जो औद्योगिकी है ना, औद्योगिकीकरण यानी जो
इतने तेज से उद्योग का विकास हो रहा है, अलग अलग जगह फैक्ट्री लग रहे हैं, उद्योग हो रहा है, ठीक है। तो ये उद्योगीकरण हो रहा है। इसमें जननांकीय मतलब लोगों के जो आंकड़े हैं, लोगों की जो संख्या है, और इसमें पारिस्थितिकी यानी जहाँ पे लोग निवास करते हैं उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ये हमें समझना है। जैसे मान लो कि कहीं पे कोई जो है कोई मान लो चिमनी उमनी है, कोई भी जो है यहाँ पे फैक्ट्री लगी हुई है, ठीक है। अब फैक्ट्री क्या होती है, यहाँ पे जब फैक्ट्री लगी रहती है तो होता क्या है, यहाँ पे पूरा का पूरा इस क्षेत्र में पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो जब यहाँ पॉल्यूशन ज्यादा होगा तो वहां पे जो पारिस्थितिकी, वहां पे उस परिस्थिति में जो लोग निवास करते हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें समझना है। जैसे मान लो कहीं पे गंदी नाली बह रही है और आप वहां पे थोड़ी देर बैठ जाइए तो क्या वहां बैठ पाएंगे सही तरीके से, वहां पे बैठ नहीं पाएंगे। या मान लो कहीं बगल में कोई जानवर मरा हो, आप वहां पे खड़े हो जाइए 5 मिनट के लिए, खड़े हो पाएंगे, नहीं खड़े हो पाएंगे। इसका मतलब ये कि जहां पे जो चीज है उसका प्रभाव क्या पड़ता है उस समाज पर, ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जननांकीय प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें औद्योगिकरण के प्रभाव, औद्योगिकरण जो है इसके कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण हुआ है। लोग गांव से शहर की ओर प्रवास करने के लिए करने लगे हैं, जिससे शहरों के शहरी क्षेत्र में आबादी का घनत्व बढ़ा है। भाई सिंपल सी बात है, औद्योगिकरण हमें शहरों में देखने को मिलता है, तो लोग रोजगार की तलाश में जो है अब गांव से कहाँ जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, ठीक है। गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो जाहिर सी बात है शहर में बढ़ेंगे तो लोगों की आबादी वहां पे बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगी, ठीक है। आगे है यह प्रवृत्ति शहरों में नौकरी के अवसर और बेहतर जीवन की उम्मीद के कारण बढ़ती है। लोग किस लिए जाते हैं, रोजगार के लिए। रोजगार मिलेगा तो लोग को जीवन यापन अच्छा होगा, लोगों का आर्थिक सुधार होगा, जो लोग चाहते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, इसलिए तो शहर में जाते हैं लोग, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप परिवारों के आकार में भी बदलाव आया है। परिवार के आकार में बदलाव करने का मतलब ये है कि शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में जन्म दर और मृत्यु दर में भी जो है असर पड़ा है। जैसे कि शहरी जीवन शैली स्वास्थ्य सेवाएं गांव की तुलना में बेहतर थी, लेकिन अब बेहतर नहीं हो रही हैं। पहले देखा जाए गांव में अभी भी लोग अच्छे स्वास्थ्य जीवन में जीते हैं, लेकिन शहरों में जो है आपको ज्यादातर परेशानियां देखने को मिल जाएंगी। अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तो दूसरा देखिए पारिस्थितिकी संरचना पर प्रभाव। अब इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे औद्योगिकरण ने पारिस्थितिकी तंत्र को भी गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना, खनिजों और इसका जो है अधिक से अधिक उपयोग, जंगलों की कटाई ने पर्यावरण असंतुलन को जन्म दिया है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में फैक्ट्री या उद्योग स्थापित होते हैं वहां पे कहीं न कहीं वो पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है, उसमें बदलाव होता है, क्योंकि पेड़ों को काटा जाता है, जंगलों की सफाई की जाती है, उसको जलाया भी जाता है, तो बहुत सारे वहां पे इन्वायरमेंट दूषित होता है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि पर्यावरण असंतुलन का जन्म देते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अन्य प्राकृतिक संसाधनों में अत्यधिक खपत जैसे होती है, और उसका जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब देखिए समाज क्या करता है, समाज अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग करता है, और प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग जब कर लेता है तो वही कभी कभी नुकसान भी करता है, ठीक है। तो प्रभाव पड़ता है इंसान पर। औद्योगिक जो प्रदूषण होते हैं उसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र में जो है विनाश की दिशा में काम किया है। जैसे जैव विविधता में कमी आई है और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर आप खुद अंदाजा लगाइए तो अपने आसपास अब नजर उठा के देख लीजिए एक बार, तो आपको दिखाई देगा कि पहले जो बाग बगीचे होते थे, पहले जो पेड़ पौधे होते थे वो आपको कम देखने को मिल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि अब लोग जंगलों को काट रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, और फिर इसके बाद जो है उसमें फैक्ट्री, उद्योग, घर, मकान, अन्य सारी चीजें जो है वहां पे स्थापित हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनका अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, और जिससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका भी कहीं न कहीं विनाश हो रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, और उसका असर भी भविष्य में इंसान पर ही पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से आएगा, इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था क्या है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था की, तो हेडिंग बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था, इसके बारे में लिखेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इंटरनेट,
डिजिटल के माध्यम से उपयोग व्यापारिक गतिविधियां, लेन देन, अन्य आर्थिक कार्यों के लिए किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था उसका मतलब ये है कि भैया जो हमारा आज के डेट में जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है और डिजिटल के जो माध्यम है, इससे बहुत सारी चीजें अब लेन देन ऑनलाइन होने लगा है। आज के डेट में सब लोग डिजिटल का प्रयोग कर रहे हैं और लाइब्रेरी का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, जैसे कि ई कॉमर्स आप देख लीजिए, कोई ऑनलाइन सामान मंगाना हो तो आप ऑनलाइन सामान मंगाते हैं। डिजिटल भुगतान ज्यादातर लोग अब मोबाइल फोन पे, गूगल पे, अन्य जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट का ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद जो है अन्य सेवाएं जो है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्रयोग कारण भी हुआ है। तो ये अर्थव्यवस्था जो देखने को मिल रही है वो अब डिजिटल हो रहा है, यानी देश की अर्थव्यवस्था डिजिटल हो रही है, सारा चीज डिजिटल हो रहा है। अब घर बैठे कोई भी चीज आपका यहाँ पे आप मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। नहीं तो सामान लेने के लिए पहले मार्केट में जाना पड़ता था। ठीक है, उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, क्लाउड सर्विसेज, ये सेवाएं जो है इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत आती हैं। तो आप इस पॉइंट को इसमें लिख सकते हैं। फिर इसके बाद पैराग्राफ चेंज करके इसमें लिखेंगे कि यह अर्थव्यवस्था पारंपरिक व्यापार और उत्पादन वितरण के तरीके से अलग है, क्योंकि इसमें उत्पाद और सेवाओं की खरीदारी बिक्री पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था की वृद्धि ने व्यापार के वैश्वीकरण, नए व्यवसाय के लिए अवसर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा दिया है। कहने का दोस्तों ये है यहाँ पे कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था आई है, लोगों के चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में कहीं की बदलाव देखने को आपको मिल रहा होगा। अब आप सोच लीजिए कि पहले ऑनलाइन का जमाना नहीं था, आज से 10 साल पहले उतना ऑनलाइन जमाना नहीं था, लेकिन आज के डेट में सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है और लोग ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन का जो है उपयोग करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं। तो ये सारा चीज क्या है, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भूमंडलीकरण और श्रम पर टिप्पणी लिखिए। भूमंडलीकरण क्या है, श्रम क्या है? श्रम मतलब मेहनत यानी मजदूरी, और भूमंडलीकरण कैसे होता है ये हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे भूमंडलीकरण, हिंदी बना लेंगे और इसके बारे में लिखेंगे। भूमंडलीकरण के चलते दुनिया भर में व्यापार, पूंजी निवेश, श्रम का वैश्वीकरण हुआ है। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर फैलना। जैसे कि अगर मैं बात करूं चीन का सामान है ना, तो चीन का सामान सिर्फ भारत में ही नहीं आता है, चीन का सामान दुनिया के कई सारे देशों में जाता है। तो चीन क्या करता है, अपने सामान को जब कई सारे देशों में भेजता है तो उसी को वैश्वीकरण के नाम से जाना जाता है। वैश्विक मतलब विश्व स्तर पर किसी बात को फैला देना या किसी वस्तु को जो है बेचना, आयात निर्यात करना। जैसे कोरोना आया था ना, कोरोना चीन से निकला, पूरी दुनिया में फैल गया। ठीक है, तो ये क्या है, वैश्वीकरण हुआ था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं वो समझ सकते हैं। आगे यहाँ पे यह व्यापारिक सीमाओं को समाप्त करते हुए देश के बीच आर्थिक और सामाजिक की ओर, सामाजिक संबंधों की ओर मजबूत करता है। यानी जो भूमंडलीकरण है वो भूमंडलीकरण भाई सिंपल सी बात है, जब एक देश दूसरे देश में जो है वस्तुओं का निर्यात आयात करेंगे तो वहां पे रिश्ते अच्छे बनेंगे, समझौता अच्छा होगा, कहीं कहीं आर्थिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक विकास अच्छा होगा, राजनीतिक मुद्दा अच्छा होगा। तो ये सारे पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इससे विकसित जो विकासशील देश हैं वो विदेशी निवेश और उत्पादों से निर्यात जो आयात निर्यात होते हैं उसके द्वारा अवसर पैदा हुए हैं। यानी जो विकसित देश हैं वो विकसित देश क्या करते हैं, विकासशील देश में जाकर अपना कोई फैक्ट्री को उद्योग कोई जो है बिजनेस करते हैं, ताकि जो है उनका फायदा हो, उनका भी फायदा होगा, जो विकासशील देश है उनका भी फायदा होगा। ठीक है, इसको भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के नाम से भी जान सकते हैं। बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे श्रम का प्रभाव। क्या श्रम पर प्रभाव पड़ता है ये हमें समझना है। तो देखिए, भूमंडलीकरण श्रमिकों पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव पड़ा है। हर चीज की पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक और नकारात्मक मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या प्रभाव पड़ता है ये देखिए। तो जहां एक ओर नई नौकरियों को अवसर पैदा हुए हैं, वहीं दूसरी ओर समान वेतन, असमान वेतन और कार्य को अनिश्चित तौर पे जो है किया जाना, ये जो है यहाँ पे श्रमिकों का शोषण, इसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। वैसे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उद्योगों का विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन आसमान वेतन है। आसमान वेतन का मतलब किसी का 1 लाख है तो किसी का 10,000 है, किसी का 2 लाख है, किसी का 20,000 है। कहने का मतलब ये है कि ये जो अंतर है ना, ये अंतर गरीबी और अमीरी का अंतर पैदा कर देता है। ठीक है, तो ये समस्या यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है
वैश्विक स्तर पर कंपनियों ने उत्पादन लागत घटाने के लिए सस्ते श्रमिक देश के उत्पादन केंद्र में स्थापित किए हैं। हर कोई कंपनी वाला चाहता है कि सस्ते श्रमिक मिल जाए। अगर मान लीजिए आप अपना घर बनवा रहे हैं, तो आप अपना घर बनवाएंगे तो आप ये सोचेंगे कि भैया हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है मजदूर मिल जाए और सस्ते दाम पर मिल जाए, है ना। यानी अगर मान लो कोई 500 लेता है तो वो 400 ले ले, कोई 300 लेता है तो वो 250 ले ले। तो कहने का मतलब ये है कि जितना कम सस्ते श्रमिक हमें मिल जाए उतना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे हर कंपनी वाले चाहते हैं, हर कोई फैक्ट्री वाला चाहता है कि सस्ते श्रमिक मिल जाए जिससे हम आसानी से काम करवा सकें, ठीक है। तो इसमें भी एक तरह से समस्या उत्पन्न होती है, जिससे वहाँ श्रमिकों के लिए कार्य करने में बेहतर अवसर मिले, लेकिन उनके अधिकारों और मजदूरी की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप श्रमिकों का शोषण बढ़ा है, कार्यस्थल पर असुरक्षा और मनोबल में गिरावट आई है। तो कहने का मतलब ये सब उसके प्रभाव हैं। श्रमिकों के साथ भी कहीं कहीं जो है शोषण होता है और उनके साथ में बहुत सारे ऐसे जो है गलत काम हो जाते हैं, उसको वो कहीं कहीं प्रभावित होते हैं उससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है औपचारिक साक्षात्कार से क्या तात्पर्य है। औपचारिक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार इसमें लिखेंगे एक पेशेवर तरीके से की जाने वाली बातचीत जो आमतौर पर नौकरी, कॉलेज या प्रवेश अन्य संस्थाओं के चयन प्रक्रिया के तहत आयोजित की जाती है। इसमें उम्मीदवार को निर्धारित प्रश्न पूछे जाते हैं जो उनकी योग्यता, अनुभव और कौशल से की जाने वाली होते हैं। यह प्रक्रिया जो है संरचित होती है जिससे आमतौर पर एक इंटरव्यू पैनल चयनकर्ता होते हैं। औपचारिक साक्षात्कार का मतलब दोस्तों ये होता है कि एक जैसे आप यहाँ पे हैं, ठीक है, और आपके टीचर हैं, तो आपके जो टीचर हैं वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कोई सवाल कर रहे हैं। जो आपके टीचर आपसे सवाल करेंगे तो ये आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इंटरव्यू हो रहा है। जब आप उसका जवाब दोगे तो ये क्या है, औपचारिक साक्षात्कार। औपचारिक साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि इसमें पहले से तय होता है कि आपकी योग्यता पे, आपके जो अनुभव हैं, आपके जो कौशल हैं, उसके आधार पे उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कहा है कि पहले से संरचित होती है, मतलब पहले से ये रचना की गई होती है कि क्या पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो है औपचारिक जो साक्षात्कार होता है। अगर यहाँ पे अनौपचारिक होता तो कहीं से कुछ भी पूछ ले, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। और औपचारिक का मतलब पहले से जो तय है, आपके योग्यता, आप कितना पढ़े लिखे हैं, कौन सा अनुभव है, ये पहले से तय है कि आपकी शिक्षा ये है, आपकी योग्यता क्या है और आपकी जो है अनुभव क्या है, ये पहले से तय है, ठीक है। और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो जो आपका पहले से तय है, जो वो सवाल पूछते हैं, वही औपचारिक शिक्षा होती है। और यहाँ पे लिखा होता अगर अनौपचारिक, तो इसका मतलब कहीं से कुछ भी पूछ ले, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, बाहर से कुछ भी पूछा जाए, ठीक है भैया। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। तो उसी का जो है एक इंटरव्यू पैनल होता है, वो चयन करता, डिपेंड करते कैसे सवाल जो है, कैसे वहां पे इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये साक्षात्कार विधि संगठन या संस्थान द्वारा उम्मीदवार की दक्षता यानी कौशल के बारे में बात हो रही है, उपयुक्तता और मूल्यांकन करने हेतु महत्वपूर्ण तरीका होता है। इस प्रकार साक्षात्कार में समय, जगह, प्रश्न और उत्तर सब कुछ निर्धारित ढांचे में होता है। मैंने बताया आपको, इसमें जो भी होता है साक्षात्कार में समय, जगह सब कुछ निर्धारित होता है कि इस जगह पे होगा, इस समय को होगा और ये प्रश्न पूछे जाएंगे, यही आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा निर्धारित होता है, ठीक है। उसी को औपचारिक से जो है साक्षात्कार के माध्यम से जानते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष होती है, इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होती है। चयन प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी मतलब साफ सुथरा और निष्पक्ष मतलब सही होती है। कोई इसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं होती कि आपको कहा जाएगा कुछ, पूछा जाएगा कुछ, भर्ती करा जाएगी कुछ होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिंपल सा तरीका ये है कि आपको अच्छे तरीके से सवाल किया जाएगा। अगर आप सवाल का जवाब देते हैं निष्पक्ष होकर, तो आपको उसमें कंपनी में भर्ती मिलेगी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, नगरीकरण का क्या अर्थ है, इसको परिभाषित करना है। तो ये बात करते हैं नगरीकरण क्या होता है। फटाफट हेडिंग डाल देंगे नगरीकरण और लिखेंगे, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरी की ओर प्रवास करते हैं। प्रवास करना होता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, उसी को प्रवास कहा जाता है। प्रवास में एक आपका उद्गम होता है, ठीक है, और एक गंतव्य होता है। उद्गम स्थान से निकलते हैं और गंतव्य स्थान पर लोग पहुंचते हैं। तो गांव से लोग निकलते हैं और शहर में जाके पहुंचते हैं। तो शहर में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नगरीकरण कहलाती है, क्योंकि नगर में ही तो पहुंच रहे हैं भैया, ठीक है।
चलिए, पहला पॉइंट लाइन हो गया। दूसरा देखिए, शहरों में जनसंख्या तेजी से बढ़ता सिंपल सी बात है भाई, जब गांव से लोग शहर में जाएंगे तो शहर में जनसंख्या तो बढ़ेगी। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से औद्योगिकीकरण, रोजगार के अवसर की तलाश में, बेहतर जीवन के कारण होती है। लोग शहर में क्यों जाते हैं, नगर में क्यों जाते हैं? इसलिए क्योंकि वहां पे उनको अच्छी रोजगार मिल जाएगी, अच्छी जीवन मिल जाएगा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी चिकित्सा, अच्छा स्कूल, अच्छा जो है हॉस्पिटल, यानी सब कुछ अच्छा से मिल जाएगा वहां पे। इसीलिए लोग शहर में ज्यादा प्लान करते हैं। ठीक है, लाइन चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में। नगरीकरण के साथ शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, आवास, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आदि चीज की वृद्धि होती है, इसीलिए लोग वहां पे जाते हैं। हालांकि नगरीकरण के साथ समस्याएं भी जुड़ी होती हैं, जैसे गंदगी, आवास के संकट, प्रदूषण, अव्यवस्थित शहरी, ये भी उत्पन्न हो जाता है। यानी मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ठीक है, नगरीकरण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले में शहरी में अधिक से अधिक जो है आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को, संभावनाओं को बढ़ावा देना, ये जो है कुछ प्रक्रिया इसमें शामिल की जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसे समझ के लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है प्रिंट मीडिया? आइए बात करते हैं प्रिंट मीडिया के बारे में। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि प्रिंट मीडिया क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रिंट मीडिया। यह सूचना, प्रिंट मीडिया जो होती है वह सूचना समाचार पत्र का जो है वितरण माध्यम है। जो भी आप समाचार पत्र पे जो किताब में पढ़ते हैं वो प्रिंट किया होता है। जैसे मान लो किताब है, ठीक है, मान लो किताब है, तो किताब, इस किताब में क्या होता है, इसमें सब कुछ जो है इसमें प्रिंट किया रहता है। ठीक है, इसमें सब कुछ जो है प्रिंट किया रहता है, इसमें सब कुछ छपा रहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रिंटेड है, इस प्रिंट में जो है आपको उसके माध्यम से छाप कर आपको बताया जाता है कि इस समाज में क्या क्या घटनाएं घटी हैं। जैसे समाचार न्यूज में आता है, समाचार पत्र में आता है, वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। जो मुद्रित सामग्री, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्रोशर, किताबें आदि के रूप में होता है। तो प्रिंट मीडिया का मतलब ये है कि जो किताब छापे जाते हैं, जो समाचार पत्र छापे जाते हैं, जो पत्रिकाएं छापी जाती हैं, ये सब पूरा का पूरा प्रिंट मीडिया का जो है स्रोत कहलाता है, प्रिंट मीडिया कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह मीडिया सबसे पुराना रूप है भाई। अखबार आज से नहीं है, बहुत पहले टाइम से अखबार चला आ रहा है। ठीक है, और समाज में सूचना प्रसार करने का प्रभावित तरीका रहा है। ठीक है, इसमें 2 लाइन लिखेंगे कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से समाचार, शिक्षा, मनोरंजन, विज्ञापन और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता तक पहुंचती हैं। हालांकि इंटरनेट और डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव में प्रिंट मीडिया भी अपना विश्वसनीय, गंभीरता, विस्तार पूर्वक रिपोर्टिंग के लिए लोकप्रिय है। ठीक है, इसका प्रमुख लाभ यह है कि यह व्यापक जनसंख्या तक पहुंचता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये कि प्रिंट मीडिया जो है ये किताब, अखबार, पत्रिका ये सब होते हैं, लेकिन डिजिटल जो जैसे से डिजिटल जमाना आ रहा है, इंटरनेट आगे बढ़ रहा है, कहीं न कहीं इसमें इसका थोड़ा फीका पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आज भी इनका जो है वर्चस्व है, आज भी इनका नाम है। और जहां पर इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं है अभी, आज भी इनका जो है बोलबाला वहां पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन शुरुआत होगा। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में कवर करूंगा अगली वीडियो में, ताकि जो है आप पूरा अच्छे से तैयार कर सके। आई हो दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया होगा अच्छे से, और मैं जहां तो मैंने पूरी कोशिश किया, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है, और आप इन्हें तैयार कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ में जो है आपको एक नंबर बता दे रहा हूँ, उस पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। और जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 83 82 92 47 99। आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। जो भी जितना भी पीडीएफ होगा अच्छे से आपको अवेलेबल करा देंगे। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।